सर्कुलर मोशन में हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में देखेंगे। पहले इसका काइनेमेटिक्स देखते हैं, फिर इसके डायनेमिक्स में इन करेंगे। पहले इसके काइनेमेटिक्स में आते हैं। सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में देखेंगे। एक हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, और फिर इसका डायनेमिक्स, फिर इसका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब हम लोग रीजन जानेंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में क्यों गया, कौन सा फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में ले जा रहा है। इधर आ जाओ ना, सामने आ जाओ। ठीक, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसमें हम लोग एनएलएम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे। या तो मान के चलो ये टॉपिक फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है अब जिसमें सर्कुलर मोशन यूज नहीं होगा। 12th तक मैग्नेटिक फील्ड में तो पूरा सर्कुलर मोशन है। हाँ रहे हो ना, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट मोस्ट बोल दिए, हाँ रहे हो ना। इस पे कमांड करना बहुत जरूरी है। मान के चलो रोटेशनल मैकेनिक्स तो आधा सर्कुलर मोशन ही है। हाँ रहे हो ना, वो तो पूरा, जिसको ये नहीं आएगा उसको तो रोटेशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं। अब इसके काइनेमेटिक्स में जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे हमसे पूछेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन है तो सब कुछ एंगुलर एंगुलर रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले समझ लो तुमको कैसे रिलेट करना रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, और सारे एंगुलर का लीनियर के साथ क्या रिलेशन है, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसका लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये हमको काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। इसका लीनियर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन, ये पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ना है। और इसमें जो यूनिट वेक्टर यूज होगा वो भी नया टाइप का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। वेरिएबल यूनिट वेक्टर उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल वेक्टर। और डायनेमिक्स तो पार्ट ही अलग है, ये पूरा डायनेमिक्स पार्ट ही अलग है। तो इसको तो पहले इतना समझ जाओगे तब डायनेमिक्स में करने में फायदा है, अभी तो बताने से फायदा नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं इससे। किससे? अच्छा, एक चीज और पूछेगा, ये क्या नाम है इसका, प्रज्वल बोलो। एक होता है एंगुलर पोजीशन और एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? पढ़े होगे ना तुम लोग, तो एग्जाम दिया हो ना स्कूल का। अच्छा हाँ, तुम भी दिया है ना एग्जाम स्कूल में तो। अच्छा, पहली बार सुना। ठीक, चलो, चलो आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। अब देखो, बना दो सर्कल। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है, तो मान के चलो इसमें जितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो तुम कर्व के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जनरल कर्व के लिए हम पूरा कर्व को लेके ही चलेंगे। जहां जहां डेफिनेशन में तो हम कर्व ही यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे, कर्व सर्कुलर मोशन। कर्व का सबसे इजीएस्ट या कह सकते हो स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन, हम बताए भी थे। अगर रेडियस फिक्स हो गया कर्व का तो सर्कुलर हो गया, और नहीं तो नॉर्मल कर्व है। तो इसमें रेडी फायदा रहेगा कि हमको रेडियस अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, रेडियस दिया रहेगा। अब सबसे पहला डेफिनेशन जो हम पूछे, तुम लोग बोला नाम पहला बार सुने हैं। अब सबसे पहले तो पूछेगा कि एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। दूसरा पूछेगा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। नीतीश, कौन सा क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? देखते हैं। ठीक है, ये सब ये देखते हैं क्या है। चलो, अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, लेकिन जब हम एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन पढ़ा होगा ये स्कूल में या बुक में लिखा हुआ होगा,
तो एंगुलर वेलोसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है? तो एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज रेट है, यही है ना कि और कुछ है? यही है। तो जब ये स्केलर है तो ये वेक्टर कैसे हो गया? हाँ, नहीं समझ। अरे जब आरएचएस स्केलर है तो एलएचएस वेक्टर कैसे होगा? होगा क्या? तो कॉमन सेंस है, नहीं होगा। नहीं होगा वो। चलो देखते हैं। उज्जवल आज प्रसन्न है कि आज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सुनना है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे दिमाग लगवाते हैं। अब देखो, पहले समझो एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये t इक्वल टू 0, ठीक है? ये है t इक्वल टू डेल टी। डेल टी यहाँ टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एक हम रेफरेंस लाइन बनाए हैं, सारा चीज ध्यान से सुनना। ये एक रेफरेंस लाइन बनाए हैं। रेफरेंस लाइन में हमारा ऑब्जर्वर जो है वो सेंटर पे है, लिख दे रहे हैं। ऑब्जर्वर बदल दोगे तो पूरा खेल बदल जाएगा, फिजिक्स में तो समझते ही हो, है कि नहीं? तो ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे है? सेंटर पे है। अभी ये जो डायग्राम बनाया गया वो इसी के लिए बनाया गया। अब एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे एक पोजीशन पे है और t इक्वल टू डेल टी पे एक पोजीशन पे है। ये जो पोजीशन वेक्टर है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो डेल टी में जितने एंगल से रोटेट कर जाता है। कौन सा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, ठीक है, इसी एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एंगुलर पोजीशन हुआ जो t इक्वल टू 0, जो इनिशियल कंडीशन है उसको एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। मतलब जैसे t इक्वल टू 0 पे इसको बोल दो थीटा नॉट, तो थीटा नॉट इसका एंगुलर पोजीशन है और डेल थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, अगर तुम ये दोनों पॉइंट को बहुत नियर ले आओ तो ये आर्क लेंथ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा? नहीं, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल हमने बोला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। इसको बोल देते हैं रेडियस को आर और इसको बोल देते हैं डीएस। अब अगर डेल थीटा को अगर हम स्मॉल कर दें, डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, लिख देते हैं नियरेस्ट इक्वल टू डी थीटा। तो अब अगर ये बहुत छोटा हो गया तो आर्क लेंथ अब हमको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने का मतलब हम इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट, नहीं, यही हो जाएगा डिस्टेंस और यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हुआ कि जब डेल थीटा छोटा हो जाता है तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? चेंज बता रहा है ना। मान लो ये पोजीशन वेक्टर आरबी है माइनस, देखो ना, जैसे, हाँ, ये एंगुलर, जो एंगुलर पोजीशन है वो तो पोजीशन वेक्टर का चेंज बता रहा है। तो पोजीशन वेक्टर अगर मान लो पहला पहला एरो आर ए है, दूसरा आरबी है, तो आरबी माइनस आर ए इक्वल टू, यही चेंज बता रहा है। तो चेंज ही एंगुलर पोजीशन है। और इसको हम वेक्टर इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करें कैसे? अब जैसे लार्ज है तब तो डेल थीटा हम लोग लिख देंगे एस बाई आर, लेकिन अगर स्मॉल रहेगा तो यही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगुलर पोजीशन जो है हम इस एक्सप्रेशन से बताएंगे। मतलब यही जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहां जो चेंज है देखो ना, इसको कुछ मान लो, इसको आर ए बोल देते हैं, आर बी, इसको भी कुछ नाम दे दो, इसको दे देते हैं रिजल्टेंट, इसको कैपिटल आर दे देते हैं, या हाँ कुछ मान लेते हैं। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, मतलब हम लोग लिख सकते थे आर ए प्लस आर इक्वल टू आर बी, लिख सकते थे ना। तो आर बी माइनस आर ए कितना हो गया? तो ये जो है ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करने लगता है। अगर डेल थीटा बहुत स्मॉल हो
तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। एक दूसरा, अगर डी थीटा बहुत स्मॉल हो तो हम लोग इसको एक्सियल वेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूडो वेक्टर भी उसको बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर एक सूडो वेक्टर की तरह होता है। मतलब जब कोई वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हम कोई एक्सिस का यूज करते हैं, ठीक है, हम कोई एक्सिस का यूज करते हैं, रेफरेंस लाइन बनाए उसे पोजीशन वेक्टर देख रहे हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम किसी वेक्टर को बताने के लिए एक्सिस का यूज कर रहे हैं तो हम उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, उसको सूडो वेक्टर बोलते हैं। सूडो वेक्टर का मतलब ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। नॉर्मल केस में डेल थीटा जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन अगर डी थीटा स्मॉल हो तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। एक थ्योरी ये बोलती है। दूसरा थ्योरी बोलती है कि ये एक्सियल वेक्टर है। अगर डी थीटा स्मॉल है तो हम इसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। जो नॉर्मल वेक्टर की प्रॉपर्टी है वो इसमें नहीं लगती है, इसलिए इसको सूडो वेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो वेक्टर। क्यों? इसकी प्रॉपर्टी बदल रही है। लार्ज स्केल में ये जो है स्केलर की तरह ट्रीट कर रहा है, और स्मॉल स्केल में ये वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जा रही है, जबकि नॉर्मली किसी वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? ध्यान रहेगा, एक्सियल वेक्टर उसको बोलते हैं। ठीक, इसको पहले नोट कर लेते हैं। हाँ, ट्रायंगल लॉ से प्रॉपर्टी बदल गया। क्या बोलना है तो बोले दो, कोई एक बोलो। हाँ। क्या? ये जो है बता रहे हैं क्या है, ये जो है यहाँ पे यहाँ पे तुम आर को क्या लिखोगे? तुम आर को लिख सकते हो, जैसे इस केस में क्या बोलते हैं, ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है। अरे यही पोजीशन वेक्टर है ना, यही पोजीशन वेक्टर है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आर इंटू जो वहां का एंगल होगा, हाँ, डी थीटा वन माइनस आर इंटू डी थीटा टू। तो डी थीटा वन माइनस डी थीटा टू क्या, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वही टर्म ही आ गया। अब समझ गया? नहीं समझा? अरे जैसे समझ गया ना? ठीक। लार्ज स्केल पे क्या होता है ना कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। लार्ज स्केल मतलब अगर थीटा बहुत बड़ा हो तो ये आर्क लेंथ, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो है ये आर्क लेंथ ही है। तो आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर बड़ा एंगुलर पोजीशन निकालना हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, सिंपली ऐड करते जाते हैं, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, लेकिन स्मॉल में नहीं। स्मॉल में इसको क्या हम लोग बोलते हैं? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, एक नया नाम है। ठीक, मतलब ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे एस जो है ये आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर क्या है? रेडियस। और ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बट ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। ये दोनों एक्सप्रेशन ध्यान रखना, लिख दिए। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। लिखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, इसका डेफिनेशन लिख लो। डेल थीटा इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। डेल थीटा इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। और वही अगर बड़ा हो गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को लोग क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें लिख लो अब और अच्छे से, एंगल रोटेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर, एंगल रोटेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर, एंगल रोटेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर of the moving particle, angle rotated by a position vector of the moving particle, angle rotated by a position vector of the moving particle in a given time interval
in a given time interval with some reference line is called its angular displacement. With some reference line is called its angular displacement. That is, लिख लो कहीं पे, that is del theta equal to del s by r. del s by r या s by r कुछ भी लिख सकते हो. Here del s is arc length and r is radius. नोट करके उसमें पॉइंट लिखना. Angular displacement can be different for different observer. Angular displacement can be different. Angular displacement can be different for different observer. Angular displacement can be different for different observer. ऑब्जर्वर बदल देंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा. फिगर दिखा रहे हैं. नोट कर लिए सारे, अरेंज कर दें. देख, या नेक्स्ट कर देते हैं. क्या? सब जगह नहीं होता है, वो स्पेशल केस है. हर जगह उसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई, इसीलिए तो ट्रायंगल लॉ होता तब तो रियल वेक्टर होता वो. सब जगह जैसे अब ओमेगा निकालते हैं तो ओमेगा निकालने के लिए हम लोग एक्सियल वेक्टर का यूज करते हैं. हैंड रोटेट करके उसका डायरेक्शन निकालते हैं. हाँ रहे हो ना. उसमें हम लोग कहाँ रिजल्टेंट निकाल के उसका डायरेक्शन निकालते हैं? नहीं निकालते हैं ना. इसीलिए क्योंकि वो सूडो वेक्टर है. क्योंकि डेल थीटा एक्सियल वेक्टर है, उसका उसका एंगल निकालने का तरीका अलग रहेगा, उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका अलग रहेगा. इसलिए उसको अलग कैटेगरी में रखा गया. इसलिए उसको सूडो वेक्टर बोला ही जाता है कि भाई, मतलब इसको समझने से मतलब, क्योंकि हम इसमें एक्सिस का यूज करते हैं, इसलिए आप बोलता है कि आप इसको इसका कैटेगरी ही बदल दीजिए. ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ठीक है, बट इसकी प्रॉपर्टी वेक्टर से मिलती है. जिसमें भी डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होता है ना, तो फिर हमको वेक्टर का इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. वेक्टर बहुत 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 भास्ट चैप्टर है. मास्टर्स में पढ़ोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि सर क्या पढ़ाते थे, इतना पढ़ना है वेक्टर के बारे में. हाँ क्या बोल रहे हैं? एक मेरा एक स्टूडेंट है, अभी वो मास्टर्स किया है कैलिफोर्निया से, इसी सब्जेक्ट पे वो फिजिक्स में रिसर्च करता है. वही हमको बोल रहा था कि सर वेक्टर हम लोग को स्पेशल मास्टर्स में पढ़ना था पूरा चैप्टर. और सर जब हम वेक्टर पढ़े तो हम लोग को लगता था कि हम लोग 11th 12th में क्या पढ़ते थे. हाँ रहे हो ना. हाँ, जैसे कहते 9th 10th में पढ़ते थे, 8th में, तो अब कैसा चेंज लग रहा है. तो जैसे तुम हायर सेगमेंट में जाता है लगेगा कि वो तुमको एकदम डेप्थ और एकदम टू द एडवांस. डेप्थ का मतलब क्या है? मतलब तुम एकदम और कोर में जाते जाओगे. हाँ ये है ना. हाँ, क्या तुम कुछ बोल रहा था, बोलो. इसमें क्रॉस डॉट नहीं लगता है एक्सेल वेक्टर में. ये सब वो वेक्टर बोलते तो वेक्टर ही अलग है. वेक्टर की इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे. हाँ ठीक है. इसके लिए हम लोग नॉर्मल हैंड का यूज करते हैं ओमेगा का डायरेक्शन निकालने के लिए. ठीक है, जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर रोटेट करेंगे, जो थंब का रूल होगा वो ओमेगा का डायरेक्शन होगा. अगर हम लोग देखो ना, पोजीशन वेक्टर नीचे से ऊपर जा रहा है तो रोटेट कर दिया, ऊपर से नीचे आ रहा है तो रोटेट कर दिया. जहां पे अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन रोटेट कर दिया, ये चला गया. परपेंडिकुलर टू हमेशा प्लेन होगा. कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन. उसका भी रीजन है, बताएंगे कैसे. हम्म. अब देखो, ध्रुव, उसका नाम है ध्रुव. ध्रुव अच्छा लगा है. एडवांस में उसका 6,000 रैंक आया था, छोड़ दिया था. चला गया था आइजर, चला गया था आइजर, आइजर में, आइजर मोहाली, फिर वहां से चला गया. तो आइजर में तो सिर्फ रिसर्च ही होता है ना. इसलिए हाँ. हाँ उसको था, फिजिक्स में खोया रहता था, बाकी उसको चैप्टर में उतना मजा नहीं आता था. सूरत का था लड़का. देखो,
अच्छा चलो आ जाओ, नेक्स्ट हाँ हो गया। उसके बाद लिखना, अब हेडिंग देना एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। क्या क्वेश्चन करोगे तो कर लो इस पे छोटा सा। हाँ वो तो इनिशियल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर पोजीशन को पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हो। एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसका यूज कर सकते हो। आर थीटा जो होता है, पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग के सिलेबस में नहीं है, वो आईआईटी का सिलेबस नहीं है। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है दुनिया में, बट सिलेबस से बाहर हम लोग नहीं जा सकते। हाँ सिलेबस में क्या है कि ग्रिप अच्छा होना चाहिए। बाकी पढ़ने के लिए अभी दुनिया खुला हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, समझ रहे हो ना? लिखना। चलो अब देखो, ठीक है यार, अब चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। कितना है? 1.5 रेवोल्यूशन था। हाँ तो 3 पाई हो गया ये है ना। कितना रेवोल्यूशन? 3 पाई। स्केलर इसमें वेक्टर तो है नहीं। अब एक पॉइंट लिए हैं जो कि जनरल कर्व मोशन में जा रहा है, एरो से दिखाए गए हैं कि पार्टिकल एक जनरल कर्व मोशन में है। ये एक इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया गया, उस मोमेंट पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है। अब ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ध्यान से समझना, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन। अब ए से अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो एंगल बना रहा है कुछ, मान लेते हैं थीटा 1। बी से देखे तो थीटा 2। सी से देखे तो थीटा 3। इसी की बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वर बदलने से जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है कि पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन से जो भी एंगल बना रहा है, ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टिकल किसी भी ट्रेजेक्ट्री में हो, उसका पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? ठीक है। तो यहां पे ऑब्जर्वर एक बार ए पे है, एक बार बी पे। ऑब्जर्वर बदलने से हम क्या देख रहे हैं कि ये पोजीशन वेक्टर नया नया एंगल बना रहा है। तो यहां पे अगर ये मूव करेगा तो ये सब जो एंगल है, ये सब पोजीशन वेक्टर जो है, तो यहां पे अगर हमको ओमेगा निकालना है ए के रेस्पेक्ट में, तो हम इसके एंगल का चेंज रेट देखेंगे। मतलब ओमेगा ऑफ, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो पी, तो ओमेगा ऑफ ए, सॉरी, ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? डी थीटा 1/dt। ये हो गया डेफिनेशन। ओमेगा का डेफिनेशन यूज करेंगे। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर पोजीशन निकलता कैसे है? तो वो तो निकलता है पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर जितने एंगल से चेंज कर गया वही उसका एंगुलर पोजीशन है। तो अब पोजीशन वेक्टर तो ऑब्वियस है कि ये रिलेटिव क्वांटिटी है, तो डी थीटा भी रिलेटिव होगा तो ओमेगा भी रिलेटिव होगा। मतलब जब भी हमको ओमेगा निकालना है तो तुमको हमेशा एक रेफरेंस लाइन और ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा। ऑब्जर्वर और रेफरेंस लाइन बदल जाएगा तो एक ही पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी होगा। एक ही पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है उसका बहुत सारा एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, वही बता रहे हैं। तो अगर हमको ए के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो हम इसके एंगल का चेंज रेट देखेंगे, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर बना रहा है। अगर हमको पी का एंगुलर वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देखना है तो हम इस एंगल का चेंज रेट देखेंगे। सिमिलरली अगर हमको सी के रेस्पेक्ट में देखना है तो मतलब जिसके रेस्पेक्ट में देखना है हम उसके एंगल का चेंज रेट देखेंगे। वो बताएगा कि उस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में कितना है। ये जनरल डेफिनेशन है। समझ गया? नोट करो इसको। अच्छा पॉइंट सब है। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा निकालना है तो हमको डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी निकालना हो तो क्या निकालते हैं? पोजीशन का चेंज रेट, है ना, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। उसी तरह हमको ओमेगा निकालना हो तो हम एंगुलर पोजीशन का चेंज रेट निकालेंगे, ये एंगुलर वेलोसिटी देगा। ठीक है। अब लिखना एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट
एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड with respect to a point. Angular velocity is defined with respect to a point from which the position vector of the moving particle from which the position vector of the moving particle from which the position vector of the moving particle is drawn. ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल ड्रॉन. ठीक है, अब देखो, अब इसी को सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पे देखते हैं. तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, चलो ये रहा ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, और इसी का पोजीशन वेक्टर ये रहा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में. ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझना. ये हमारा रेफरेंस लाइन है. आईआईटी में बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओमेगा पे बहुत क्वेश्चन पूछता है वो, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में है तो उसका ओमेगा फिक्स होगा, लेकिन ना, एक ही पार्टिकल का तो बहुत सारा ओमेगा हो सकता है, वो देखना पड़ता है. ठीक है, अब जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ, वो भी समझ लो, जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ होता है और पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में हो, तो हम लोग ओमेगा इस सेंटर के अबाउट निकालते हैं. रेफरेंस लाइन हम लोग का ये डायमीटर होता है और ये पॉइंट होता है, और इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है उसका ओमेगा फाइंड करते हैं. ये जनरल है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यही लेंगे. क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ओमेगा हम इसी के अबाउट लेंगे. ठीक है, अब देखो, अब यहां पे अगर देखा जाए इस पॉइंट का, ए का, ओ, और इसको बोल देते हैं, या पार्टिकल इसको बोल देते हैं, रुक जाओ, इसको बोल देते हैं पी, ये है ए. अब यहां से जो पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, यहां से बीटा एंगल बना रहा है. अब देखो, इसी पार्टिकल का जो एंगुलर स्पीड है, मान लो तुमको दे देगा, बोलेगा एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ ओमेगा है, ये गिवन है. तो बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, जरूरत नहीं है उसकी. राइट सर, पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ओमेगा का रिलेशन डायरेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से है, तो हम अब इस दोनों के एंगल में रिलेशन देखेंगे तो ओमेगा में रिलेशन पता चलेगा. तो ज्योमेट्री से क्या दिख रहा है, ज्योमेट्री क्या बताता है, ज्योमेट्री बीटा कितना है, बीटा अल्फा टू बीटा हो जाएगा ना, अल्फा डबल होगा ना. अल, अल्फा इक्वल टू टू बीटा, ये होगा ना. डाउट क्यों है, ये तो टेंथ का थ्योरम है, यही होगा ना, ये तो टेंथ का थ्योरम है. ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू टू बीटा. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी अल्फा बाई डी टी इक्वल टू टू इंटू डी बीटा बाई डी टी हो गया. अब डी अल्फा बाई डी टी क्या है, यह है ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, टू इंटू ये हमको फाइंड करना है ओमेगा ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ओमेगा, तो ओमेगा बाई टू, ये हो गया ए के रेस्पेक्ट में. तो ए के रेस्पेक्ट में उसका एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, हाफ. और डायरेक्शन के लिए तुमको हम बता ही दिए, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करेंगे और थंब का डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन होगा. तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, ऐसे लिखेंगे ओमेगा बाई टू के कैप, सीधा थंब का डायरेक्शन. ठीक है, वही ओमेगा का डायरेक्शन होगा. चलो, तो क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाई टू के कैप, नोट कर लो इसको.
नोट करो इसको। इसको एक्सियल बोलते हैं कि ओमेगा का डायरेक्शन हम लोग एक्सियल वेक्टर से निकालते हैं, और इसके लिए राइट हैंडेड थंब रूल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राइट हैंडेड थंब रूल। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए यही ऑप्शन दिया गया है। वेलोसिटी से भी ओमेगा निकलता है, अभी वो बताया नहीं इसलिए रुक गया है। अगर तुमको लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता हो तो तुम ओमेगा का डायरेक्शन निकाल सकते हो, बट वो रिलेशन ही बताया नहीं है ना। मिटा दें? चलो आ जाओ, अब समझो। अब एक और क्वेश्चन, इसमें दो और बहुत दो तीन बेसिक चीज है। एक तो ये कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा हो, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक, बोलेगा एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। अब बोलेगा कि इस पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पे मान लो ओरिजिन पे है, और t इक्वल टू t पे पार्टिकल किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया। बोलेगा इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है और हमसे उसका ओमेगा पूछ रहा है, तो वो तुमको एक रेफरेंस पॉइंट जरूर देगा कि ओमेगा किस पॉइंट के अबाउट निकालना है और किस इंस्टेंट पे निकालना है, क्योंकि थीटा हमेशा बदलता रहेगा ना। तो तुमको टाइम कुछ ऐसा देगा, या तो डायरेक्ट थीटा दे देगा, या टाइम दे देगा, कुछ ना कुछ देगा, एक फिक्स्ड वेरिएबल देगा जिससे कि हम ओमेगा फाइंड कर सके। अब सपोज करो इसने दे दिया कि t इक्वल टू टी पे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है ओ पॉइंट से, या इसको बोल देते हैं पी पॉइंट से, ये थीटा दिया रहेगा मान लो, ये थीटा यहां पे लिख देते हैं, गिवन है। इसी इंस्टेंट का ओमेगा बताना है। अब बोलेगा उस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम इसका डेरिवेशन बताएंगे, बट अभी एक ट्रिक बता दे रहे हैं, काम आएगा, बट इसका डेरिवेशन इसी आज ही बताने वाले हैं। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, इसको आज हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। ओमेगा क्रॉस आर, आर जहां पे पोजीशन वेक्टर है, आर जहां पे पोजीशन वेक्टर है, और भी यहां पे लीनियर वेलोसिटी है। इसका डेरिवेशन हम आज ही बताएंगे, उम्मीद है कि आज पहुंच जाएंगे। इसका यूज करके ओमेगा निकाला जाता है अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, ठीक है ना। तो ये तुमको बहुत यूजफुल है, ओमेगा निकल तो सिंपली तुम डेफिनेशन से भी निकाल सकते हो, बट ये मेथड तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। ये मेथड बता रहा है कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस है ना, ये तो पढ़ाया भी है। तो ओमेगा का तो प्लेन समझ में आ रहा है कि चूंकि पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा होगा, पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा होगा, तो ओमेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ होगा माइनस के, वो तो पता है। अब v और r ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब v का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अब क्या करेंगे, v का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कैसे? v का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे कैसे? तो एक तो रेडियस वेक्टर के अलोंग, एक परपेंडिकुलर टू रेडियस, यही कंपोनेंट होता है ना। चलिए, अब ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी, ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, तो ये हो जाएगा थीटा। नहीं, तो ये वाला वेलोसिटी अगर v है तो ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा। अब ये रहा इस पे परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया ना,
हमको कौन सा वेलोसिटी चाहिए था, जो पोजीशन वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। तो ये वाला तो नहीं था, तो उसका दो कंपोनेंट ब्रेक किया, एक इसके परपेंडिकुलर एक इसके लॉन्ग, तो इसका तो क्रॉस जीरो हो जाएगा, ये वाला ओमेगा देगा। मतलब वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर पे, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर पे, वही एंगुलर वेलोसिटी डिसाइड करता है। ठीक है, यानी हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी ओमेगा बताएगा। तो यहां ओमेगा क्या बता सकते हैं डायरेक्ट, तो v cos थीटा बाय, मान लो ये पोजीशन वेक्टर आर है, तो v cos थीटा बाय आर, ये हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर यही चीज हम डेफिनेशन से चलते तब भी निकाल सकते थे। कैसे, अब देखो कैसे निकाल सकते थे। अब यहां हम क्या लिख सकते थे, tan थीटा इक्वल टू, इसको x बोल दो, x कितना हो जाएगा vt, ये h, इसको h बोल देते हैं। तो tan थीटा हो गया vt बाई एच, h तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो h सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू v। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से h सेक थीटा निकाल लो। सेक थीटा कितना होगा देखो तो, सेक थीटा हो जाएगा r बाई एच, नहीं भूल गया क्या, तो यही होगा ना। तो h सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, r, तो एक सेक रहने दो सेक थीटा, तो एक हो जाएगा r, तो r इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू v cos थीटा। फिर वही आ गया ना, यही ओमेगा है, तो ओमेगा कितना हो गया v cos थीटा बाई r। तो डेफिनेशन से तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी मेथड यूजफुल है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं ये भी काफी यूजफुल है। लेकिन जनरली अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो वो वाला लीनियर वेलोसिटी का यूज करके निकालना चाहिए। हाँ, ये बहुत इजी है, ये इतना कौन करेगा, हाँ रहा ना, सीधा परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे वो ओमेगा देगा। नोट कर लो इसको। हाँ इंस्टेंटेनियस ही, सब कुछ इंस्टेंटेनियस ही होता है, हम तुम भी इंस्टेंटेनियस ही हैं। हाँ, जीवन में कुछ परमानेंट नहीं है, सब इंस्टेंटेनियस, हाँ रहा ना। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव ओमेगा, ऐसे तो ओमेगा ही रिलेटिव है ना, क्योंकि रेफरेंस तो सब कुछ लेकिन रिलेटिव ओमेगा वर्ड कब यूज करते हैं, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, ये ए है ये बी है, मान लो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए है एंगुलर स्पीड, और इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा बी है। डायरेक्शन तो पता ही है, दोनों कैसा है, के कैप है। अब यही रेफरेंस लाइन था, अब ये रहा थीटा। तो जनरली हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर रिलेटिव लिखते थे तो क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या ओमेगा में भी ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी माइनस ओमेगा ऑफ ए, रिलेटिव ओमेगा हम ऐसा लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बहुत जगह पे क्या है, बुक्स में या बहुत जगह ऐसा लिख देता है कि ये एक रिलेटिव ओमेगा का इक्वेशन है, लेकिन ये गलत है, ये रिलेटिव ओमेगा नहीं है। तो ये क्या है, ये सब पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ये क्या है रिलेटिव ओमेगा नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसमें आओ। अब देखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पहले ये क्या है बता देते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, देखो ये एक्सप्रेशन बता रहा है डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। मतलब ये बता रहा है कि दो पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है। ये बता रहा है कि दो पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, ये रिलेटिव ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये नहीं है, ये दोनों के बीच का एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है। इसको थोड़ा नोट करके लिख लो।
बना लो डायग्राम है, लिखवा देते हैं पहले फिर डायग्राम बनाना। इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द सेम सर्कल, if two particles are moving on the same circle, if two particles are moving on the same circle or different coplanar concentric circles, or different coplanar concentric circles, or different coplanar concentric circles in same directions with different same directions with different uniform angular speed omega a and omega b respectively, omega a and omega b respectively, the rate of change of angle between OA vector and OB vector, the rate of change of angle between OA vector and OB vector is, ये लिख लो, यही, ये आप लिख लो डायग्राम। और ये इसमें एक चाहो तो कोप्लेनर का भी बना लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहां भी थीटा यही बता रहा है, यहाँ भी थीटा यही। ये कोप्लेनर सर्कल पे मूव कर रहा है, दोनों के लिए सेम है। एक एट रैंडम दो पॉइंट रिलेटिव निकालना है ना, तो ए और बी पार्टिकल किसी भी ट्रेजेक्टरी पे हो, वो चाहे सर्कुलर हो, कर्व हो, कैसा भी हो, क्योंकि रिलेटिव ओमेगा निकालना है। तो आपको करना क्या है, जिस मोमेंट का रिलेटिव ओमेगा निकालना है उस मोमेंट पे आप लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे कि उस मोमेंट पे दोनों पार्टिकल का इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है, लीनियर, कौन सा, लीनियर। और ए और जिस जिस दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव ओमेगा निकालना है, तो हमको तो ये पता है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही एंगुलर वेलोसिटी देता है, वो भी पता है। तो अब क्या करेंगे, उस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। परपेंडिकुलर मतलब अब ए और बी को कनेक्ट करने वाला लाइन तो कोई ना कोई होगा ही, वो तो तुमको दिख जाएगा फिगर में। तो उस कनेक्ट करने वाले लाइन पे तुमको परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखना है। जो दो पॉइंट के बीच का रिलेटिव निकालना है उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दोगे और उस स्ट्रेट लाइन पे देखोगे कि वी परपेंडिकुलर क्या है। अब देखो, जैसे ही वी परपेंडिकुलर करोगे, ये आर जो पोजीशन वेक्टर है इसमें परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हो गया ना। अब ये वाला कंपोनेंट हो गया तुम्हारा वी बी साइन थीटा 2, ये वाला कंपोनेंट हो गया, ए था ये, सॉरी, ये हो गया वी ए साइन थीटा 1। अब ओमेगा अगर हमको रिलेटिव निकालना है, यानी ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो उसके लिए पहले हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर, और रेडियस यानी दोनों पॉइंट के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा। यही रिलेटिव ओमेगा निकालने का जनरल डेफिनेशन बताया गया है। यही रिलेटिव ओमेगा निकालने का मतलब, आपको रिलेटिव ओमेगा निकालने से पहले रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वो भी कैसा, परपेंडिकुलर, क्योंकि वही ओमेगा देगा। और परपेंडिकुलर तुम जैसे ही करोगे तुमको आर दिख जाएगा कितना है। तो यहां पे अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो कितना है, अब वेलोसिटी ऑफ ए कितना है विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वी ए साइन थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस वी वी साइन थीटा 2, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, बाय आर। ये हो गया रिलेटिव ओमेगा, मतलब ये हो गया
वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय आर है। ये ऑटो हो जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे ही परपेंडिकुलर करोगे ना, वो आर तुमको दिख जाएगा। हम दिखाते हैं, बहुत सारे केस में दिखाएंगे। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने का यही तरीका है, लिख देते हैं। फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी।